हेडिंग डालिए, विराम कोण किसे कहते हैं? विराम कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शज्या का मान, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शज्या का मान, विराम कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शज्या का मान, स्पर्शज्या का मान घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है, घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। कल मैंने आप लोगों को घर्षण कोण पढ़ा दिया और घर्षण कोण मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो अभिलंब प्रतिकारी बल और घर्षण बल का जो परिणामी आएगा उसका आर के साथ जो कोण कहलाता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। और एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो tan लैम्डा होता है बेटा वो काय के बराबर होता है? म्यू के, घर्षण गुणांक के। आज देखिए, आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ विराम कोण, और विराम कोण जो परिभाषित किया गया है वो एक नत समतल के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। नत समतल, नत समतल मतलब जिसका कोई कोण हो, ऐसा समतल जो नत हो। नत मतलब तिरछा, नत मतलब तिरछा। इसको समझने के लिए एक ले लीजिए लकड़ी का पट्टा 1 और लकड़ी का पट्टा नंबर 2। बोलो हाँ। पट्टा नंबर 1 है, पट्टा नंबर 2 है, और बीच में जगह है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? स्क्रू। जैसे जैसे मैं स्क्रू टाइट करते जाऊँगा ये इसको उठाता जाएगा। क्या करता जाएगा? उठाता जाएगा। या आप चाहें तो अपने हाथों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लॉक रख दिया है। द्रव्यमान कितना है इसका ब्लॉक का? m। अब आपने यहाँ से इस पट्टे को उठाना शुरू किया, यहाँ से आपने इस पट्टे को उठाना शुरू किया। आप यहाँ तक ले गए, वस्तु रखी रही, ऐसे हो गई। बोलिए हाँ या ना। आप यहाँ तक ले गए, वस्तु रखी रही, ऐसे हो गई। बोलिए हाँ या ना। आप यहाँ तक ले गए, वस्तु ऐसे रखी रही, इस तरीके से। बोलो होगी कि नहीं होगी? बट एक समय आएगा कि आप अब यदि छोटा सा भी कोण अगर उठाएंगे तो वस्तु फिसलना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है, और ये मेरे पास एक पेन रखी हुई है कुछ इस अंदाज में। अब यदि मैं ये पेन रखी हुई है यहाँ से, ये तो रोलर है तो दिक्कत हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई सपाट चीज़ रख रखी है, मैं इसको उठा रहा हूँ, अभी तक रुकी हुई है। बट अब इसके आगे मैंने एक भी उठाया तो फिसलना शुरू हो जाएगी। हाँ या ना। मतलब ये अवस्था कौन सी है जिसके बाद वो फिसलना शुरू हो जाएगी? सीमांत अवस्था। कौन सी अवस्था? लिमिटिंग अवस्था है। और सीमांत अवस्था में लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सीमांत घर्षण बल। कहलाता कि नहीं कहलाता? तो सीमांत घर्षण बल लग रहा है, आपको केवल इस अवस्था को देखना है। तो मैं अब बाकी की सारी अवस्थाएं मिटा रहा हूँ और अंतिम अवस्था बना रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? तो बाकी अवस्थाएं मिटा के अंतिम अवस्था में बना रहा हूँ जिसको सीमांत अवस्था बोलते हैं। तो ये मेरे पास तल है, ये मेरे पास इसका नत है, और ये बन गई सीमांत अवस्था। सीमांत अवस्था में जो क्षैतिज के साथ, बेटा ये क्या है? क्षैतिज। और ये क्या है? ये है नत तल। क्या है ये? नत तल। क्षैतिज अवस्था में जो नत तल कोण बनाता है, और जिस समय सीमांत अवस्था हो, क्षैतिज अवस्था में नहीं, सीमांत अवस्था में नत तल का या नत समतल का, सीमांत अवस्था में नत समतल का क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, क्षैतिज के साथ बनाया गया क्या कहलाता है? विराम कोण। क्या कहलाता है भैया? विराम कोण। इस कोण को विराम कोण कहते हैं।
समझ में आया ना, ये कोण विराम कोण कहलाता है। अब मुझे एक बात देखिए, आप बताइएगा कि ये कोण थीटा है। बेटा सबसे पहले बात करते हैं mg, क्या लगा बेटा? डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। mg कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड नीचे की ओर 100%, ठीक है ना। mg डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। अगर ये mg है और ये मैंने एक घटक तोड़ा mg का, तो तुम देख सकते हो ये कोण कितना होगा? बता सकते हो ये कोण कितना होगा? दिमाग लग पा रहा है कि ये कोण कितना होगा? थीटा। कितना होगा? थीटा। कैसे? देखो, ये तुम्हारे पास पहली स्थिति ये थी, बोलो हाँ। इसका अभिलंब ये था अभिलंब। अब यदि तुमने इसको उठा दिया 90 से, ये चीज है, ये चिपकी हुई है, हाँ या ना। अगर मान लो इस तल को तुमने उठा दिया तो ये कोण कितने डिग्री हो गया? 90। और ये तल डब्बा यहाँ आ जाएगा, बोलो हाँ। ये डब्बा यहाँ आ जाएगा, बोलो हाँ। जब ये चीज़ उठाओगे, इसको उठाते जाओगे, तो पहले ये उठते 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 ये भी यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो अब देखो, ये अगर 90 पे था तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया? 90। मतलब जितना कोण से ये घूमता है उतने कोण से इसका क्या घूमता है? अभिलंब। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? पंडित जी आया? जबरदस्ती हाँ बोलोगे तो गए, फिजिक्स तो डब्बा 0। नहीं आया है तो ना बोल दो, दोबारा प्रयास किया जाएगा। भाई तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और ये मेरा अभिलंब है, ये मेरा क्या है? अभिलंब। अगर मैं 60 डिग्री से घूम जाऊं तो मेरा अभिलंब भी कितने डिग्री से घूमेगा? बस वही तो हो रहा है भैया। यहाँ पर ये पहले नीचे था तो ये बिल्कुल नीचे था, अब ये उठता गया थीटा कोण से, तो ये भी कितने कोण से उठेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी क्या होगा? आई बात समझ में? हाँ। अब देखो भैया, जब ये रखा हुआ है तो इस पर, इस दिशा में ये यहाँ की ओर घिसटने का प्रयास करेगा, बोलो हाँ या ना। ये इधर की ओर घिसटने का जस्ट क्या करेगा? प्रयास करेगा, ठीक है ना। ये है mg, ये क्या बनेगा? बोलो mg cos थीटा। और ये इसका लंबवत घटक क्या बनेगा? mg sin थीटा। और ये mg है, ये लगेगा सतह पर, इसका क्रिया बल इस तरफ से, तो ऊपर की ओर क्या लगेगी? प्रतिक्रिया, क्योंकि सतह के लंबवत लगती है प्रतिक्रिया। यस, ये r क्या लग गया? ये। और आपने mg के दो घटक तोड़ लिए, एक mg cos थीटा और एक mg। अब पिक्चर में भले mg बना हुआ है मगर उसका कोई महत्व नहीं है। एक घटक टूट गया mg cos थीटा, दूसरा घटक टूट गया mg sin थीटा। mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? r। mg cos थीटा के अपोजिट में कौन लगा है? r। अब ये देखिए, इस बल के कारण ये बॉडी यहाँ घिसटने का प्रयास करेगी। अब जब ये बॉडी यहाँ नीचे गिरेगी तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? घर्षण बल Fs। क्या लगेगा? घर्षण बल Fs, ठीक है। तो सबसे पहली बात, विराम कोण क्या होता है, इस चीज की परिभाषा मैंने बता दी आपको कि सीमांत अवस्था में किसी नत समतल में रखी हुई वस्तु क्षैतिज दिशा के साथ, कोई नत समतल क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कौन सा कोण? विराम कोण, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं विराम कोण। अब आइए, ये हो गया विराम कोण, तो आपने देख लिया। विराम कोण आपने देख लिया है। अब देखिए, विराम कोण तो देख लिया है, घर्षण कोण कहाँ बनेगा ये भी बता देता हूँ मैं। घर्षण कोण भी देख लीजिए, मगर डायग्राम बहुत हौच-पौच होने वाला है। अगर मैं इसी में घर्षण कोण बनाऊंगा तो डायग्राम बहुत हौच-पौच हो जाएगा। तो पहले विराम कोण की स्टडी पूरी कर ली जाए। आइए विराम कोण की स्टडी करते हैं। अब देखिए, ये जो बल है, जो बिंदु M है, ये जो ब्लॉक M है, द्रव्यमान M, इस पे कई सारे बल लग रहे हैं। एक ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं और एक क्षैतिज बल लग रहे हैं। हम इन बलों का समायोजन करते हैं, ठीक ना। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, कौन सी दिशा में? दिशा में मतलब ऊपर की ओर,
ये वाला बल। तो ध्यान से देखिए, R बराबर mg cos थीटा, काय को रोक करके रखा है? R को। देख लो ध्यान से, mg cos थीटा किसको बैलेंस करके रखा है? R को। मतलब mg cos थीटा काय के इक्वल होगा? R के इक्वल। समीकरण नंबर कितना? 1। और mg sin थीटा, बॉडी गिर रही है, नीचे घिसट रही है mg sin थीटा से, बस घिसटने वाली है, मगर उसको घिसटने से रोक रखा है किसने? Fs ने। किसने रोक रखा है? Fs ने। मतलब mg sin थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? समीकरण नंबर कितना? 2। बोलो आया समझ में? mg sin थीटा बराबर Fs, समीकरण नंबर 2। दोनों को भाग दे दो, 2/1 कर दो, 2/1, क्योंकि साइन ऊपर कॉस नीचे, क्योंकि अपने 10 से ज़्यादा दोस्ती है, 10 अच्छा लगता है ना। अगर कॉस को ऊपर ला दो, साइन को नीचे ला दोगे तो कॉट में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, तब भी थोड़ी दिक्कत बन जाएगी। चलो डिवाइड करते हैं। बोलो ऊपर कितना हो गया, नीचे कितना हो गया? इक्वल टू हो गया कितना? Fs अपॉन mg से mg, tan थीटा बराबर Fs बाई R। tan थीटा बराबर Fs अपॉन कितना? कल पढ़ाया था मैंने कि Fs अपॉन R क्या होता है? म्यू। क्या होता है? याद आया कि नहीं आया? Fs अपॉन R होता है म्यू एस, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण गुणांक बोलो। तो भैया tan थीटा बराबर Fs अपॉन R, और tan थीटा बराबर क्या होता है? म्यू एस। तो प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि विराम कोण थीटा का स्पर्शजा, स्पर्शजा को क्या बोलते हैं? tan। विराम कोण की स्पर्शजा काहे के बराबर होती है? घर्षण गुणांक के। याद आया? तो पहला डेरिवेशन तो ये प्रूव हो गया, जो आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। दूसरा बात करेंगे, हम कल बताए थे आपको कि म्यू एस जो होता है वो घर्षण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है, tan लैम्डा के। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? तो म्यू एस बराबर tan लैम्डा, तो ये वाले समीकरण से tan थीटा के बराबर क्या हो गया? tan लैम्डा। tan से tan क्या हो गए? मतलब थीटा बराबर कितना? मतलब जो घर्षण कोण है उसी का मान काहे के बराबर है? विराम कोण के। अर्थात घर्षण कोण और विराम कोण मान में बराबर होते हैं। समझ में आया? घर्षण कोण और विराम कोण मान में बराबर होते हैं, थीटा बराबर लैम्डा। कहिए ठीक है बच्चों? तो घर्षण कोण बराबर विराम कोण। तो ये स्टडी पूरी हो गई आपकी भैया, घर्षण कोण की, विराम कोण की। घर्षण कोण की स्पर्शजा यानी tan काय के बराबर होता है? घर्षण गुणांक के। विराम कोण की स्पर्शजा काहे के बराबर होता है? घर्षण कोण उसके गुणांक के। चाहे विराम कोण की स्पर्शजा, अरे स्पर्शजा का मतलब tan, स्पर्शजा का मतलब tan, ठीक ना? क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए इसको, इसको अच्छे से नोट करिए। पहले परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिखिए। हाँ, ये तो मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया। अब आपको देखो, एक चीज़ मैंने यहाँ बना के छोड़ दी है। मैंने यहाँ पे घर्षण कोण नहीं बनाया है, नहीं बनाया ना? घर्षण कोण दिखा दूँ मैं आपको? ये देखो भैया, इन दोनों का परिणामी यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? हाँ, ये क्या है? घर्षण कोण का और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। इसका कोण बनेगा क्या? लैम्डा। क्या बनेगा? लैम्डा। तो ये है घर्षण कोण और ये क्या है? विराम कोण। ये दोनों आप कितने हैं? बराबर हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। समझ में आया? चलो अब सब कुछ बना लो, सब कुछ बन चुका है, मगर पहले परिभाषा लिख लें। लिखिए परिभाषा। जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात
ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, तो नत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव, तो नत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव विराम कोण कहलाता है। विराम कोण कहलाता है। ठीक है, नत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव क्या कहलाता है? विराम कोण कहलाता है। नत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव विराम कोण कहलाता है। अब आप सारा का सारा लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे विराम कोण कौन है? थीटा है। कौन है विराम कोण? थीटा। नोट कर लीजिए इसको। तो घर्षण का पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गया, नत तल हो गया। फिर एक बार पिक्चर में आ रही है वृत्ति गति। तो अब तीनों चीज़ें जो अपन ने पढ़ रखी हैं, क्या क्या पढ़ रखी? न्यूटन के नियम, वृत्तीय गति और घर्षण, तीनों एक साथ लगेंगे। न्यूटन का नियम तो पढ़ रखा है, वृत्तीय गति भी पढ़ रखी है। वृत्तीय गति में दो मैंने महत्वपूर्ण बताई थी कि वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ कण हर बिंदु पर अपना वेग बदलता है, क्योंकि हर बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग होती है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। इसलिए केंद्र की तरफ एक त्वरण प्रेरित होता है जिसको बोलते हैं AC, C फॉर सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हिंदी में अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसका मान होता है v²/r। द्रव्यमान m है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बना था। F बराबर कितना? m। तो m है, a की जगह v²/r, तो बन गया अभिकेंद्रीय बल mv²/r। बोलो, समझ में आ गया? अभिकेंद्रीय बल बन गया mv²/r। अब इसके अनुप्रयोग आ रहे हैं, सब चीज़ों के अनुप्रयोग। अब एक अनुप्रयोग में, पहला अनुप्रयोग जो आज जानेंगे वो ये है कि साइकिल से जब तुम चलते हो और कोई मोड़ आता है तो साइकिल को झुकाते हो कि बिना झुकाए मोड़ लेते हो? बिना झुकाए किसी मोड़ पर आप साइकिल मोड़ नहीं सकते हैं। और एक और ख़ास बात, रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी झुकाव उतना ज़्यादा होगा। जो मोटो बाइक रेसर्स हुआ करते हैं उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, तो या तो वो रफ्तार कम करके सीधे मोड़ें, और उसी रफ्तार में अगर उनको मोड़ना पड़ता है तो वो एकदम क्या कर लेते हैं? अपने आप को झुका लेते हैं। हाँ या ना? मतलब आप रफ्तार को एक हद तक ही कम कर सकते हो, मोड़ने के लिए एक निश्चित रफ्तार आपको चाहिए है, उससे कम रफ्तार में आप मोड़ नहीं पाओगे। समझ में आया? मोड़ने के लिए एक रफ्तार चाहिए है, और उस पर्टिकुलर रफ्तार के लिए, उस दी गई रफ्तार के लिए एक फिक्स कोण होगा। दी गई रफ्तार के लिए अपना एक अलग